गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। कल हमने चैप्टर 6 का स्टार्ट किया था। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हमने पढ़ा था, रॉक्स के बारे में हमने जाना था, है ना। आज हमें स्टार्ट करना है लैंड फॉर्म से। स्थलाकृतियों के जो प्रकार होते हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, उनके बारे में आज हमको जानना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। धरती की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो सभी जगह एक समान नहीं है। धरातल में कहीं आपके ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं आपका प्लेन है, मैदान है, कहीं पठार हैं, कभी कहीं पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं। तो सभी जगह आपको एक ही चीज़ नहीं मिलेगी, अलग अलग चीज़ों का विश्लेषण आपको मिल जाएगा। तो ये कैसे होते हैं, कितनी ऊंचाई पे होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है, इस पर हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है आपका माउंटेन्स। Mountains is a mass of land considerably higher than the surrounding area, more than 1,000 meters above the sea level. They have narrow or conical peaks and steep slopes. Over 20% of land area on the earth is occupied by mountains. There are several types of mountains: block, volcanic, and folded mountains. Mountains are useful for us as most of the rivers have their origin from the mountains. They also influence climate and minerals are also found in the mountains. कहने का मतलब इनका ये है कि जो आपके माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, वो आपका जैसे जिस जगह पे वो सिचुएटेड है उसके आसपास का जो एरिया होता है उससे वो ज़्यादा ऊंचाई तक होता है। तकरीबन 1,000 मीटर्स की इसकी एवरेज आपकी हाइट होती है। सबसे ऊंचा पर्वत आपका पूरी धरती में माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट आपका 8,850 मीटर है, 8,850 मीटर्स है। हालांकि इसकी ऊंचाई आपकी बढ़ती जा रही है। पहले आपका 8,848 मीटर पे था, 8,848 मीटर्स पे था, लेकिन अभी इसकी 8,850 मीटर्स पे है। ये आने वाले कुछ सालों में धीरे धीरे ऐसे बढ़ता रहेगा। ये रीज़न है आपका, हम आगे पढ़ेंगे जब आपका वलित पर्वत का वो आएगा तब उसको हम पढ़ेंगे। तो ये जनरली आपके 1,000 मीटर्स के हाइट पे होते हैं। इनकी हाइट आपकी और भी ज़्यादा होती है। अलग अलग प्रकार के आपके पर्वत भी पाए जाते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स हो गए, वॉल्केनिक हो गए, इसके बारे में अभी हम जान लेंगे। 20% आपका धरती पे 20% आपका कवर्ड है माउंटेन से, है ना। और ये आपका काफ़ी ऊंचा होता है। इसका जो पीक होता है, टॉप पीक होता है, वो आपका नुकीला होता है, चौड़ा नहीं होता है ना। इसमें तीव्र ढाल होती है मतलब कि स्लोप आपका इसका चलने लायक नहीं होता है कि आप नॉर्मली इस पर चल नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा ढाल होती है ना। इसमें से माउंटेन्स से हमको खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। साथ में भारत में लगभग जितनी भी नदियां हैं वो सभी आपके पर्वत पठार से ही निकली हुई हैं। हिमालय से आपकी कई नदियां निकलती हैं, है ना। गंगा, यमुना, इसमें से भागीरथी, अलकनंदा, ऐसे करते करते कई सारी नदियां आपकी हिमालय से निकलती हैं। सबसे बड़ा आपका हिमालय ही है। ओके, ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में जान लेते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स का रोल आपका ऐसा है कि धरती में, धरातली एरिया पे जब अंदर की तरफ आपका जब खिंचाव पैदा होता है, खिंचाव या तनाव पैदा होता है धरती के अंदर, तो धरती में आपका कई कई जगह पे दरार पड़ने लगती है और जो भाग होता है वो ऊपर नीचे होने लगता है। कुछ भाग आपका नीचे चला जाता है धरती का, कुछ भाग आपका धरती का ऊपर आ जाता है। जो भाग आपका ऊपर आ जाता है उसको हम ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं, है ना। इसके दो उदाहरण हैं। एक आपका कैलिफोर्निया में है, सीयरा नेवादा करके है, वो आपका ब्लॉक माउंटेड है। एक आपका भारत में है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज जो है वो भी आपका ब्लॉक माउंटेन्स के अंदर आती है। सतपुड़ा रेंज आपकी उस जगह पे आपका पचमढ़ी सिचुएटेड है, वहाँ पे आपका सतपुड़ा रेंज है। यहीं पे आपका मैकल पर्वत श्रेणी में आपका सबसे बड़ा है धूपगढ़, महादेव की जो पहाड़ी है उसका जो सबसे ऊंचा पीक है आपका वो है धूपगढ़ पहाड़ी, है ना। अप्रॉक्सीमेटली 1350 या 1250 मीटर ऊंचा है वो, है ना। अगला है आपका
वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन में आपका होता ये है कि जैसे धरती के नीचे आपकी कई प्लेट्स हैं, मतलब कई सारे भाग हैं, उनको हम जनरली प्लेट्स ही कहते हैं। तो वो एक दूसरे के ऊपर रहती हैं या फिर एक दूसरे के सामने रहती हैं। तो उसमें जैसे जैसे हलचल होती है, जैसे उसमें हलचल होती है तो एक प्लेट आपकी दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। तो इसकी वजह से जो धरती के नीचे का हिस्सा होता है वो ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से आपका फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण होता है ना। फोल्डेड माउंटेन्स आपके लहरदार भी होते हैं, कई सारे पहाड़ एक साथ होते हैं, कई सारे पहाड़ों की श्रेणी एक साथ होती है, जिसको हम पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं, है ना। तो हिमालय आपका पर्वत श्रृंखला में है, एंडीज है, रॉकीज़ है, एटलस है ना, आल्पस है। ये सारी चीज़ें आपकी फोल्डेड माउंटेन के अंदर आती हैं, है ना। तो हिमालय आपका स्टार्ट होता है, हिमालय हालांकि स्टार्ट होता है लद्दाख से, कश्मीर से आप देखे होंगे वहाँ से स्टार्ट होता है। कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल भी है, कुछ भाग इसका चाइना में भी है। इसी तरह आपका सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, म्यांमार है। ऐसे करते करते वो कुछ भाग उसका बे ऑफ बंगाल में, जो बंगाल की खाड़ी है, समुद्र है, उसमें भी डूबा हुआ है। तो वहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो भी आपका हिमालय का ही भाग है। तो वो पहले पूरा पानी में डूब चुका था, फिर धीरे धीरे ऊपर आया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, तो वो भी हिमालय के भाग है। थर्ड है आपका वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स आपके ज्वालामुखी पर्वत भी कहलाते हैं। इसका निर्माण आपका ज्वालामुखी की वजह से होता है कि जब धरती के अंदर से जितने भी गर्म लावा होता है, मैग्मा होता है, वो धरती के पृष्ठभाग में आता है, धरातल में आता है, या फिर जितनी भी राख होती है, विखंडित पदार्थ होते हैं, चट्टान होती हैं, वो सब धरती में आती हैं। तो धीरे धीरे वो एक साथ जुड़ते जुड़ते पहाड़ का रूप ले लेती है ना। तो ये आपका ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है ना। इसमें आपका जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है पूरी दुनिया का, वो है आपका नाम ही बहुत जटिल है उसका, एक कांगुआ उसको कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी में हालांकि 3 कैटेगरी होती है। एक वो होता है जो हमेशा आपका उससे ज्वालामुखी निकलता रहता है। एक होता है जिससे एक बार ज्वालामुखी निकल गया है तो पता चला वो 200-300 साल बाद ज्वालामुखी निकलेगा। तीसरा ऐसा होता है जिससे एक बार निकल चुका है तो उससे निकलने की उम्मीद ही नहीं है, मतलब वो मर चुका होता है। तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी आपका एक कांगुआ होता है। और दूसरा है आपका जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी होता है। यार तो इंसान परेशान रहता है आसपास के लोगों से। हाँ, तो विश्व का सबसे ऊंचा और जो सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें हमेशा आपका ज्वालामुखी विस्फोट होता ही रहता है, उसको कहते हैं कोटोपैक्सी। ठीक है। कुछ ज्वालामुखी आपके समुद्र के अंदर भी होते हैं, समुद्र के अंदर होते हैं, धीरे धीरे उनकी चोटियाँ निकलती रहती है, मतलब धीरे धीरे उनका उद्गार होता रहता है, तो माउंटेन्स आपके बनते जाते हैं। एक आपका हवाई द्वीप हो गया, दूसरा आपका एल्यूशियन द्वीप कहते हैं उसको, एल्यूशियन द्वीप हो गया। ठीक है, तो ये आपके 3 हो गए माउंटेन्स। अब आगे बढ़ते हैं प्लेट्यू की तरफ, जिसको हम कहते हैं पठार। प्लेट्यू इज अ बोर्ड एंड फ्लैट एरिया ऑफ लैंड राइजिंग शार्पली अबव 600 meters और more above sea level. Surrounding lowlands, they appear like tablelands. Plateaus are also of various types like mountains plateaus, continental and plain plateaus. We get minerals and some of the plateaus are very fertile. देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। इसमें जिसमें ऊंचाई दी हुई है 600 मीटर की ऊंचाई होती है या इससे अधिक होता है। इसकी ऊंचाई और भी कई ज़्यादा होती है। कई सारे जो आपके जो पठार होते हैं, जैसे पामीर का पठार है, पामीर के पठार की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है ना। तिब्बत का जो पठार है उसको पामीर का पठार कहते हैं। उसकी ऊंचाई आपकी 5000 मीटर्स है। वो सबसे ऊंचा पठार है आज तक का जो ज्ञात है। ऐसे एक और पठार है आपका अपलेशियन पठार करके है, वो 1000 मीटर्स का है। कोलोराडो का पठार है आपका, वो 2500 मीटर्स का है ना। अपने भारत में रांची का जो पठार है, प्लेट्यू ऑफ रांची है, वो आपका 600 मीटर्स की एक एवरेज हाइट पे है। ओके, तो रांची आपका पड़ता है, पहले बिहार में था,
फिर झारखंड वहाँ से अलग हुआ था, तो रांची आपकी झारखंड की राजधानी है, तो वहाँ पे आपका ये पठार आपका सिचुएटेड है। ओके, तो इसको पहचानने का जो तरीका होता है पठार का, इसी आसपास का एरिया आपका बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, समतल ही होता है। ये कई ऐसे ऐसे जगह पाए जाते हैं, उसका उदाहरण देखेंगे तो 600 मीटर्स की एक एवरेज हाइट होती है। हाइट मैंने आपको और भी लोगों की बता दी है कि 5000 मीटर तक आपका सबसे ज़्यादा हाइट है, तकरीबन 16,000 फीट तक की हाइट आपकी पामीर पठार की है। तो 600 मीटर तक की ऊंचाई भी होता है। पठार का जो भाग होता है, जो पीक होता है, वो समतल होता है ना। जैसे मेज का आकार होता है वैसे समतल होता है, वहाँ पे लोग रहते भी हैं, वहाँ पे खेती बाड़ी होती है। आप अपने आसपास देख लीजिए, चेहरा का जो पठार है, आप उसके ऊपर चढ़ते हैं, पठार दिखता है, आप उसके ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ पे गांव बसा हुआ रहता है, वहाँ लोग रहते हैं, खेती करते हैं, है ना, पूरा सिविलाइज्ड है वो अच्छे तरीके से। तो ऐसा रहता है। एक तरफ से आपका वो पहाड़ एकदम खड़ी घाटी का रहता है, पूरी ढलान रहती है, तेज ढलान रहती है, और ऊपर आपका समतल रहता है। तो ये हो गया। पठार के आपके कई प्रकार होते हैं, जैसे आपका पर्वतीय पठार हो गया, है ना, पर्वतीय पठार हो गया, महाद्वीपीय पठार हो गए, तटीय पठार हो गए। तो जो प्लेटूस प्लेटूस होते हैं उसमें हमको मिनरल्स भी मिलते हैं, है ना। और कई आपके पठार ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं या उपजाऊ होते हैं। ओके, तो जो पर्वतीय पठार होते हैं उसको हम जान लेते हैं कि उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेटू आपके जो महाद्वीपीय पठार या तटीय पठार कहलाते हैं, है ना। तो कॉन्टिनेंटल प्लेटूस या प्लेन प्लेटूस, हम दोनों को एक साथ समझाते हैं। ऐसे पठार जो पर्वतीय भागों में पर्वतीय भागों से, जहाँ पर्वत होते हैं उन भागों से दूर किसी मैदान या किसी सागर वाले तट में, किसी मैदान या किसी सागरीय तट के किनारे होते हैं ऐसे प्लेटू, उनको हम महासागरीय पठार, कॉन्टिनेंटल या फिर तटीय पठार कहते हैं, या प्लेन प्लेटूस कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्लेन की तरफ। माउंटेन्स का हमने देखा था कि वो आपका 20% एरिया आपका कवर करता है पूरी धरती का। पठार आपका जो प्लेटूज हैं वो 33% एरिया आपकी कवर करते हैं पूरे धरती पे, है ना। प्लेन्स में आपका 41% आपका एरिया कवर करते हैं, है ना। मतलब मैदान धरती पे 41% है, पठार आपके धरती पे 33% है, और 20% आपके पर्वत या पहाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्लेन की तरफ। The relatively low, flat and fertile area or areas on Earth's surface whose elevation is usually low is known as plain. The plain areas are found up to 350 meters above the sea level. The plains are suitable place for human habitat because people fulfill their needs of food, clothes, housing, and other necessities. Hence, all the civilization of the world organized originated in plain areas. The plains are known as the cradle of civilization. These area these areas are the most developed part on the earth. धरातल का समतल कम ऊंचाई वाला मैदान कहलाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र लेवल से तकरीबन 350 मीटर होती है। हालांकि इसकी ऊंचाई कहीं कहीं आपका समुद्र तल से नीचे भी होती है, सी लेवल के नीचे भी होती है। मैदान कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका जो मैदान होते हैं वो हमारे और आपके निवास करने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। वहाँ पे हमको अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे पहनने के लिए कपड़े हो, बनाने के लिए मकान हो, रहने के लिए हो। ये सारी चीज़ें हमको मैदान पे ही मिलती हैं, और सबसे आपका सूटेबल जगह मानी जाती है हमारे और आपके लिए रहने के लिए, है ना। और भी ज़रूरतें हमारी मैदान से ही पूरी होती हैं। सबसे ज़्यादा उपजाऊ जगह भी आपके मैदानों पे ही होती हैं। गंगा घाटी का मैदान आपका दुनिया का सबसे उपजाऊ जगह है, इसलिए विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का जन्म मैदानी भूभाग में ही हुआ है। मैदानों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। पृथ्वी के ये सबसे विकसित भाग में से एक है। अफ्रीका को मनुष्यों का पालना कहा जाता है। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसे
ह्यूमंस का पालना कहा जाता है, मनुष्यों का पालना कहा जाता है, लेकिन एशिया कॉन्टिनेंट को सभ्यता का पालना कहा जाता है। कहते हैं कि अफ्रीका में मनुष्यों का जन्म हुआ था, लेकिन सभ्यता का जन्म हुआ था एशिया में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंजिंग लैंडफॉर्म्स। We know that the level of surface of the earth is not equal everywhere. At some places it is flat plain, mountains or plateaus there are created by the changing forces. The internal and external forces of the earth keep on changing constantly. This is called the land movement process. The internal powers generate two types of movements, horizontal and vertical. They can be classified into two groups. फर्स्ट आपका लॉन्ग टाइम और स्लो अर्थ मूवमेंट, एंड सेकेंड इज सडन और फास्ट अर्थ मूवमेंट। हम जानते हैं कि पृथ्वी का धरातल आपका सभी जगह एक समान नहीं है। कहीं पे आपका मैदान है, कहीं पे आपका पर्वत पठार है। इसकी रचना आपकी धरती के अंदर जो परिवर्तनकारी शक्तियाँ उनकी वजह से होती हैं, चेंजिंग पावर्स की वजह से होती हैं। वो हमसे आपसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। धरती के अंदर और बाहर भाग में जो शक्तियाँ लगातार आपके धरातल में परिवर्तन करती रहती है, इन्हें ही भू संचलन की क्रियाएं कहा जाता है ना। इसमें दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल होता है, एक आपका वर्टिकल होता है। एक आपका स्लो मूवमेंट होता है, जैसे आपका बहुत टाइम लगता है किसी चीज़ को बदलने में, कि कोई चीज़ें आपकी बहुत जल्दी बदल जाती हैं। जिस चीज़ में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है बदलने में, वो आपके जैसे किसी पहाड़ का निर्माण करना हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन भूकंप जैसी स्थितियां हैं वो बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो हम ये सारी चीज़ें इस पे पढ़ेंगे। लॉन्ग टाइम और स्लो अर्थ मूवमेंट, दिस हैपन्स वेरी स्लोली. This includes continental and mountains making process. The continental land movement can be seen on the vast areas. These movements works in horizontal direction, varying down highlands and rising lowlands. These make continental plateaus and plains on the earth. Opposite to it, it is the mountain making movement, where the forces work horizontally. This creates pressure or tension inside the earth and rocks are broken or bent. These have effects on limited areas. This is the process of mountain making. Mountain making takes place by two ways, folding and rifting. यह आपका बहुत धीमे गति से होता है। इसमें महाद्वीप और पर्वत दोनों की निर्माणकारी भू संचलन प्रक्रिया इसमें शामिल है। ये गतियाँ आपकी लंबवत दिशा में कार्य करती हैं, जिसमें भूपटल से ऊपर उठने और नीचे धंसने की प्रक्रिया आपकी होती रहती है। इससे पृथ्वी पर महाद्वीप, पठार और मैदानों की रचना होती है। इसके अपोजिट में जो पर्वत का निर्माण होता है, उसमें आपका हॉरिजॉन्टल प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। ओके, इसमें प्लेट्स, जो धरती की प्लेट्स होती हैं और जो नीचे आपकी परिवर्तनकारी शक्तियाँ होती हैं, उसकी वजह से आपका एक दूसरे पे टेंशन बढ़ता जाता है। और इसकी दो प्रक्रिया होती है, एक फोल्डिंग और रिफ्टिंग की। फोल्डिंग को हम वलनकारी कहते हैं और रिफ्टिंग को हम भ्रंशन कहते हैं, है ना। तो फोल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। द हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट इन द अर्थ causes wave-like bends in rocks. Stitch bends are called folds. In it, the few parts of rocks lift upward due to bending, and some of them felt bent down. वलन की जो प्रक्रिया होती है, फोल्डिंग की जो प्रक्रिया होती है, पृथ्वी के अंदर जो आपकी क्षैतिज भू संचलन और जो चट्टानें होती हैं, वो आड़े तिरछे तौर पे मुड़ जाती हैं। जैसे आप हिमालय के पहाड़ देखे होंगे तो जैसे लहर बनी हुई है, वैसा पहाड़ बना हुआ है। कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, फिर नीचे नीचे, फिर ऊपर ऊपर, ऐसे करते करते आपको पूरा पहाड़ बना हुआ है ना। तो लहरदार तरीके से पूरे पहाड़ मुड़ जाते हैं, आड़े तिरछे हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रक्रिया को आपको वलन कहते हैं या फोल्डिंग कहते हैं। आप इस पे
फोटो बनी है, इसको आप देख सकते हैं। ये आपका पहले सीधा हुआ करता था, फिर जब प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ दोनों तरफ से नीचे आपका, तो ये आपका लहरदार बनता हुआ चला गया। तो ऐसे ही आपका हिमालय के पहाड़ है, हालांकि ये छोटा रूप में दिखाया गया है, वो आपका बहुत बड़ा पहाड़ है। तो आप उसको गूगल करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, वो पूरा आड़े तिरछे तौर पे पूरा लहरदार पूरा पहाड़ बना हुआ है ना। सेकंड है आपका रिफ्टिंग या भ्रंश। द प्रोसेस ऑफ रॉक्स ब्रेकिंग विथ pressure and tension on the horizontal land movement is called drifting. Few parts of land lift and few parts go down. The Rift Valley or Block Mountains are the examples of it. क्षैतिज भू संचलन से उत्पन्न दबाव और के कारण आपका जो चट्टान होते हैं वो टूट कर अलग होने की प्रक्रिया को हम भ्रंशन कहते हैं। इसमें पृथ्वी के ऊपरी भाग का पृथ्वी की ऊपरी लेयर होती है, उसका कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, कुछ भाग उसका नीचे धंस जाता है। इसको हम भ्रंश घाटी या खंड पर्वत के नाम से भी जानते हैं, या ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। ये इसका उदाहरण है, देख लीजिए। पहले आपका दोनों सेम था, जब इसमें दोनों में खिंचाव उत्पन्न होने लगा, खिंचाव की वजह से जैसे देखिए खिंचाव हो रहा है, ये आपका पर्वत है और ये दोनों जगह में खिंचाव आपका हो रहा है ना। और नीचे वाली जगह पे, इस जगह पे आपका अगर कोई भी प्रेशर ऊपर की तरफ नहीं लग रहा है तो ये पहाड़ आपका ऊपर नहीं जाएगा। अगर प्रेशर अगर नहीं लग रहा है नीचे से तो ये पहाड़ आपका नीचे आ जाएगा, और अगर प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये पहाड़ ऊपर आ जाएगा। तो जो आपका वलन वाली घाटी है, जो वलन वाला रोल है, क्या कहते हैं उसको, फोल्डिंग वाला जो है, फोल्डिंग में आपका ये मुड़ जाता है यार, फोल्डिंग वाले में नीचे से प्रेशर लगता रहता है तो ये पहाड़ आपका ऊपर उठ जाता है। लेकिन रिफ्ट वैली में आपका नीचे से फोर्सेस नहीं लगते हैं तो ये पहाड़ आपका नीचे आ जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्टिंग और फोल्डिंग में आपका टाइम बहुत लगता है। टाइम इन द सेंस ऐसा कि हजारों साल लग जाते हैं। जैसे आपका भारत का जो हिस्सा है, भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है, अगर हम दो भागों में अगर भारत को हम विभाजित करते हैं, जो आपका साउथ इंडियन तरफ का जो एरिया है वो कई लाखों साल पहले वो भारत का एरिया था ही नहीं, वो एरिया था आपका अफ्रीका का, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप भारत के निचले हिस्से में है, लेफ्ट साइड पे है। तो वहाँ पे अफ्रीका का जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसका जो राइट साइड वाला एरिया है वो वहाँ से टूट के धीरे धीरे आपका ऊपर उठता चला गया। ऊपर उठते उठते वो भारत का जो आधा हिस्सा था उसमें आके जुड़ गया। तो हम आज अखंड भारत देख पाते हैं, जैसा हम आज देख पाते हैं वो एरिया आपका ऐसा दिखता है। तो जब ये प्रोसेस आपका पूरा नहीं हुआ था तो उससे पहले जहाँ आज हिमालय है ऊपर साइड पे, तो वहाँ पे हिमालय नहीं था, वहाँ पे टेथिस सागर था, है ना। टेथिस सागर था, काफ़ी गहरा था, काफ़ी पानी था वहाँ पे। तो जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट से टूट के आधा हिस्सा भारत की ओर बढ़ा है, और जैसे जैसे वो भारत को टच कर रहा था, भारत को ऊपर की ओर ढकेल रहा था, तो वो टेथिस सागर पे ज़्यादा दबाव बनने की वजह से वहाँ पे फोल्डिंग वाला जो रोल था, फोल्डिंग जो वलन प्रक्रिया थी वो आपकी अप्लाई हुई थी, तब वहाँ पे आपका हिमालय का निर्माण हुआ था। तो हिमालय आपका कई लाखों साल पहले का बना हुआ है, और इसमें लाखों साल की प्रक्रिया भी लगती है, हजारों लाखों साल की प्रक्रिया लगती है किसी भी पहाड़ को पूरा डेवलप होने में। और आज भी आपका हिमालय धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है ना। कुछ सेंटीमीटर आपके कुछ सालों में उसके बढ़ ही जाते हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अब सडन लैंड मूवमेंट्स पे। सडन लैंड मूवमेंट्स समटाइम ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड फोर्सेस देयर occurs destructive events on the earth with sudden land changes. These events are called sudden land movements. इसमें पहला आता है वॉल्केनो, ज्वालामुखी, और सेकंड आता है आपका earthquake। चलिए, वॉल्केनो को हम ज्वालामुखी भी कहते हैं।
पृथ्वी के तल पे होने वाली जो भी आकस्मिक, जो भी सडन चेंजेस होते हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं होते हैं, उसमें आपका ज्वालामुखी एक होता है। ज्वालामुखी भूपटल पे जो धरातल होता है उसमें एक छोटा सा गोल छिद्र होता है या दरार वाला खुला भाग होता है ना। या तो सर्कल होगा, वहाँ पे एक छोटा सा छेद होगा, या फिर कोई दरार वाला एरिया होगा। वहाँ से धरती के नीचे, धरती के गर्भ में या फिर सेंटर पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उस छिद्र की वजह से या प्लेट की खिसकने की वजह से वो सारी चीज़ें आपकी धरती के धरातल के ऊपर आ जाती है। जैसे लावा हो गया, चट्टान के टुकड़े हो गए, राख हो गए, धुआं हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, CO2 हो गया। ये सारी चीज़ें हमारे धरती के सरफेस पे आ जाती हैं, और जो भी गैस वगैरह होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर पे जाके मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें धरती के गर्भ से जो सारी चीज़ें निकलती हैं, जो उस छिद्र से ये सारी चीज़ें निकलती हैं, इसे ज्वालामुख या क्रेटर कहते हैं। इसको जनरली क्रेटर ही कहते हैं, है ना। तो इसको हम हिंदी में ज्वालामुख कहते हैं। जहाँ से अग्नि निकलती है वो ज्वाला हो गई अग्नि, और जहाँ से निकल रही है वो मुख, ज्वालामुख, ठीक है। और ये सारी प्रक्रिया आपकी ज्वालामुखी कहलाती है। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, जो पृथ्वी के अंदर का जो एरिया है वो काफ़ी गर्म है। गर्म इसलिए है कि उसके 3 कारण बताए जाते हैं, है ना। पहला है द इंटरनल पार्ट इज हॉट सिंस द एक्सिस्टेंस ऑफ अर्थ। पृथ्वी के बनने के समय से ही आपका जो अंदर आंतरिक भाग है वो गर्म है। सेकंड है आपका द ब्रेकअप ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रिएट्स हीट। पृथ्वी के अंदर जो आपका रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं, रेडियोधर्मी जो खनिज पदार्थ हैं, उनके टूटने से, उनके टूटते रहने से ये गर्मी आपकी बढ़ती जाती है। थर्ड है आपका ड्यू टू द आउटर प्रेशर ऑफ अर्थ लेयर्स द इंटरनल पार्ट्स बिकम हॉट। पृथ्वी की जो बाहरी परतों का दबाव है वो आंतरिक भाग को गर्म करके रखता है, ये वैज्ञानिकों का मानना है। वैज्ञानिकों के अनुसार आपका भूपर्पटी जो आपका ऊपर का एरिया होता है उसके अनेक टुकड़ों में विभाजित है। इन्हीं पार्ट्स को हम प्लेट्स कहते हैं, है ना। जो धरती अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऐसा वैज्ञानिकों को मानना है। इन्हीं को हम प्लेट्स कहते हैं। इन्हीं प्लेट्स के खिसकने की वजह से आपका भूकंप आता है, और इसी भूकंप की वजह से आपका प्लेट के खिसकने से जो भूकंप आया उसकी वजह से हलचल होने की वजह से धरती के अंदर का जो भी मटेरियल होता है, चाहे वो मैग्मा हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, चट्टान हो, टूटी हुई चट्टान हो, वो सारी चीज़ें धरती के सरफेस पे वापस आ जाती हैं, है ना। तो यही आपका ज्वालामुखी का उद्गार कहलाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड इरप्शन ऑफ वॉल्केनो। ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, स्लीपिंग और डॉर्मेंट वॉल्केनो, और थर्ड है आपका डेड और एक्सटिनेट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो में आपका ये होता है कि द वॉल्केनोज विच फ्रीक्वेंटली इरप्ट द कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनोज। द एटना एंड द Stromboli volcanoes of Italy are the examples of active volcanoes. एक्टिव वॉल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी को जिस ज्वालामुखी में आपका लगातार विस्फोट होते रहते हैं, लगातार उसमें से लावा निकलता रहता है, मैग्मा निकलता रहता है, चट्टान के टुकड़े या गैस वगैरह निकलती रहती है, वो आपका एक्टिव वॉल्केनो के अंडर पे आता है। इसका उदाहरण क्या है? इटली का एटना ज्वालामुखी और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी आपका इटली का इसका उदाहरण है। ओके, प्रेजेंट टाइम पे पूरी दुनिया में लगभग, अपने पूरी धरती में लगभग जितने भी आपकी एक्टिव वॉल्केनोस हैं उनकी जो संख्या है वो 500 वॉल्केनोज ऐसे हैं, 500 वॉल्केनोज ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव है ना। भारत में आपका एकमात्र वॉल्केनो होता है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, वहाँ पे आपका जो बैरन द्वीप करके है, बैरन द्वीप है, वहाँ पे आपका एकमात्र आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। ऐसे आपकी देखा जाए तो सक्रिय एक्टिव वॉल्केनोज आपके बहुत सारे हैं, जैसे आपका माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में, कोलिमा है पश्चिम मैक्सिको में, है ना, ओबिनास है दक्षिण पेरू में, विल्लारिका है चिली में। ऐसे करते करते वॉल्केनोज बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्लीपिंग और डॉर्मेंट वॉल्केनो की तरफ।
These are volcanoes which are frequently erupting earlier but sometimes may suddenly erupt. These are called half active or dormant volcanoes. वैसे ज्वालामुखी जिनमें कई बार आपका विस्फोट हो चुका है, कई बार उनसे वो ज्वालामुखी आपके कई बार उद्भेदन कर चुके हैं, लेकिन वो कई मतलब काफ़ी टाइम से वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, है ना। इसका कहने का मतलब है कि उसमें विस्फोट होते हैं लेकिन काफ़ी टाइम बाद होते हैं। जैसे मान लो आज एक बार विस्फोट हो गया तो मान लो 100 साल 200 साल तक हुआ ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपका ज्वालामुखी दोबारा विस्फोट नहीं होगा, है ना। मतलब वैज्ञानिकों का कहना है कि ये चीज़ कंफर्म है कि आज हुआ है तो हो सकता है कि आने वाले 100 200 100 साल बाद फिर से हो जाए, है ना। तो ऐसे ज्वालामुखी जो होते हैं वो आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं या स्लीपिंग वॉल्केनोस कहलाते हैं। इसका उदाहरण आपका इटली का विसुवियस वॉल्केनो आपका इसका उदाहरण है। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे इंडोनेशिया का क्राकाटोआ वॉल्केनो इसका एक उदाहरण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नारकंडोम द्वीप इसके प्रमुख उदाहरण है ना। लास्ट है आपका डेड वॉल्केनो। A volcano which is neither active nor dormant and which has not erupted for a long time and there is no chance of eruption is called dead or dead volcano. The Mount Kilimanjaro of Africa is the example of such volcano. ऐसे ज्वालामुखी जिसमें पिछले हजारों सालों से कोई भी विस्फोट नहीं हुआ है, कोई भी उद्गार नहीं हुआ है और उसमें आने वाले हजारों सालों तक भी कोई संभावना नहीं है कि वहाँ पे कोई भी उद्गार होगा या फिर कोई विस्फोट होगा, तो ऐसे ज्वालामुखी को डेड वॉल्केनो या मृत ज्वालामुखी की संज्ञा में रख दिया जाता है। इसमें आपका सबसे अच्छा उदाहरण आपका अफ्रीका का किलिमंजारो है। ऐसे ही आपका म्यांमार का पोपा है, पोपा ज्वालामुखी है, वो भी आपका डेड वॉल्केनो कहलाता है, म्यांमार में है। ऐसे ईरान में है आपका देमवंत और कोह सुल्तान, इसके उदाहरण हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे तो मन करे तो इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज आर फाउंड नियर द कोस्टल एरियाज ऑफ द पैसिफिक ओशियन एंड इन द कॉन्टिनेंटल regions. Hence this region is called the ring of fire because of many active volcanoes on it. सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आपके प्रशांत सागर के चारों ओर तटीय भागों में पाए जाते हैं या महाद्वीप क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और प्रशांत महासागर को आपका प्रशांत महासागर की जो पेटी कहलाती है, जो उसका तटीय भाग कहलाता है, उसे आपका अग्निवलय कहा जाता है ना। रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, अग्निवलय। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनो ऑन ह्यूमन लाइफ। The volcanoes create formation of various landforms like plains, plateaus, mountains, etc. We get valuable minerals from these. The lava, which spreads all around in the long time, turns into fertile land. The dead volcano's mouth, filled with rainwater, creates the lakes. The volcanoes have merits and demerits too. The eruption of volcanoes destroy human lives, cattle, vegetation, agriculture, land, houses, big cities, and विलेजेस आर बर्न्ड और कोलैप्स। दोनों तरह के फ़ायदे होते हैं वॉल्केनोस से। ज्वालामुखी की जो विभिन्न शिलाकृतियाँ रचना होती हैं, जैसे आपका उसने मैदान बना दिया, पठार बना दिया या पर्वत का निर्माण कर दिया, है ना। तो ज़्यादा आपका पठार या पर्वत का ही निर्माण होता है इसकी वजह से, क्योंकि जो भी इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो भी मटेरियल आपका बाहर आता है वो आपका जुड़ते जुड़ते पहाड़ का रूप ले लेता है ना। इसमें से हमको जो भी मिनरल्स होते हैं, बहुमूल्य खनिज पदार्थ होते हैं, उनकी प्राप्ति हो जाती है। जैसे देखिए जो भी मिनरल्स होते हैं वो धरती के अंदर ही पाए जाते हैं, है ना। सारे धरती के कोर में तो हम नहीं कह सकते हैं, वहाँ तक तो पहुँचना पॉसिबल नहीं है। धरती के सियाल में, सीमा में, है ना, तो उसके अंदर तक ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आसपास की आवाज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। तो जो भी सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं या खनिज पदार्थ होते हैं वो धरती के अंदर होते हैं, और जब भी आपका ज्वालामुखी में उद्गार होता है, विस्फोट होता है, तो उसके अंदर का जो भी मटेरियल होता है वो सब धरती के सरफेस पे आ जाता है। तो जो भी पिघला हुआ मैग्मा होता है, जो लावा होता है, जब वो धीरे धीरे वो जमना स्टार्ट होता है, तो वो एरिया आपका फर्टाइल भी होता है, उपजाऊ भी होता है खनिज पदार्थ की वजह से, और उस पर अगर छानबीन की जाए तो हमको कई प्रकार के मिनरल्स भी उसमें से मिल जाते हैं। जो आपके डेड ज्वालामुखी होते हैं, डेड वॉल्केनोस होते हैं, अब उसमें विस्फोट होने की संभावना ना के बराबर होती है, तो उसमें जो है बरसात के मौसम पे उसका जो क्रेटर होता है उसमें पानी भरने की वजह से लेक बन जाता है। लेक बन जाता है तो अगल बगल के लोगों को पानी आपका मिल जाता है। ओके, इसी तरह से आपका इसमें बहुत सारी हानियाँ भी होती हैं। अब जैसे इसमें उद्गार हुआ या विस्फोट हुआ तो इसमें जान माल की हानि हो गई, जीव जंतु हैं, जो भी एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, जो पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, बड़े बड़े नगर हैं, गांव हैं, वो सब जल के राख हो जाता है, कुछ बचता नहीं। उसके आसपास का एरिया भी अगर वो सक्रिय ज्वालामुखी है या उसमें बीच बीच में विस्फोट होते रहते हैं, तो वो एरिया आपका रहने लायक बचता नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो भी आपकी गैसेस वगैरह उसके अंदर से निकलती हैं, या मैं कहता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये सारी चीज़ें बहुत जहरीली गैस होती हैं, और इनका परसेंटेज अगर एटमॉस्फेयर पे ज़्यादा हो जाए तो ये सभी के लिए बहुत नुकसान वाली बात हो सकती है। तो ये आपका ज्वालामुखी के नुकसान भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं अर्थक्वेक की तरफ, भूकंप। द वर्ड earthquake is made up of two words, earth and quake, which means shaking of the earth. As when we throw a piece of stone in the peaceful water, suddenly ripples appears all around. Similarly, when the earth crust suddenly vibrates or shakes, the waves spread all around. We call it an earthquake. The place where earthquake occur is called earthquake epicenter. The place exactly over focus where waves of earthquakes are felt firstly is called earthquake center. भूकंप शब्द आपका दो शब्दों से बना हुआ है। इसमें आपका earthquake दो शब्दों से बना है, इसमें भूकंप दो शब्दों से बना हुआ है, भू और कंप, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का कंपन, है ना, शेकिंग ऑफ द अर्थ या पृथ्वी का कंपन। जिस तरह किसी आप कोई शांत पानी है या किसी तालाब का पानी है, पानी जमा हुआ है, वहाँ पे आप पत्थर फेंक के मारते हैं तो आपको लहरें देखने को मिलती हैं, सडनली लहरें देखने को मिलती है। अगर पत्थर बड़ा है तो 5 6 7 8 लहरें मिलेंगी आपको, थोड़ी बड़ी लहरें मिलेंगी। इसी तरह आपका धरती के सेंटर पे आपका जब थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है या फिर वाइब्रेशंस होते हैं, तो जो भी समुद्र का पानी होता है या नदी का पानी होता है, जिस जगह पे वो आपका सेंटर है या जहाँ तक उसकी लहरें जा पा रही हैं, तो वहाँ का जो पानी होता है वो हमारे सरफेस पे आ जाता है, समुद्र से निकल के हमारे सरफेस पे आ जाता है, तो उसका नुकसान हमको झेलना पड़ता है। भूकंप की जो उत्पत्ति है जिस प्रकार होती है, भूकंप की उत्पत्ति जिस जगह पे होती है, जिस जगह पे भूकंप आपका आता है, वो आपका एर्थक्वेक एपिसेंटर कहलाता है या भूकंप केंद्र कहलाता है ना। और भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर जहाँ पे भूकंप की लहरें जो होती हैं उसको हम फील कर पाते हैं सबसे पहले, उसे भूकंप एर्थक्वेक सेंटर कहते हैं या भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, वाई earthquake occurs, भूकंप आने के जो कारण होते हैं वो कौन कौन से हैं। पृथ्वी के अंदर कभी कभी अचानक हलचल होती है, उसे भूकंप कहते हैं। ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, विस्फोट होता है, उसका कारण आपका भूकंप ही है। कभी कभी ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, उसके कारण भी आपका भूकंप आता है। भूकंप की वजह से भी ज्वालामुखी आता है, एक दूसरे के पूरक हैं। कभी कभी धरती के अंदर बनने वाली जो गैस होती है और जो आपका जलवाष्प होती है, वो जो कमज़ोर सरफेस होता है, जो भूपटल होता है जिसमें हम रहते हैं, जो कमज़ोर जगह होती है, उसको तोड़ के ऊपर निकलती है और
ऊपर निकलने की कोशिश करती है, जिससे आपका धरती फटती है और भूकंप आना स्टार्ट होता है, या उसका हम अनुभव कर पाते हैं। ज्वालामुखियों के समान ही भूकंप भी आपका प्रशांत महासागर के तटीय भागों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा भूकंप अगर कहीं आता है किसी देश में तो वो जापान है। वहाँ कहते हैं कि साल में लगभग 1000 भूकंप आ जाते हैं। भारत में हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है वो भी भूकंप का मुख्य क्षेत्र है। अब उसमें वैज्ञानिकों का कहना ये भी है कि जो भारत का जो हिमालय वाला क्षेत्र है वहाँ पे आपका तकरीबन 8 to 9 रिएक्टर स्केल का भूकंप आने की संभावना है। अब वो कब आएगा उनको खुद को पता नहीं है, क्योंकि भूकंप एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रेडिक्ट कर पाना एकदम ना के बराबर है। अगर उसको हम प्रेडिक्ट कर भी पाते हैं तो मुश्किल से मिनट या 2 मिनट पहले, ये भी बहुत बड़ी बात है, हम 2 मिनट पहले भी भूकंप को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो हिमालयी क्षेत्र में आपका काफ़ी खतरनाक भूकंप आने की संभावना है। कब आएगा उसका अंदाज़ा नहीं है। उनका कहना है कि हो सकता है अगले आने वाले आधे घंटे में आ जाए, हो सकता है अगले आने वाले 100 सालों में आ जाए, लेकिन आएगा कह रहे हैं बहुत खतरनाक। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। earthquakes आर यूजफुल एंड earthquakes आर हार्मफुल आल्सो। यूजफुल में आपका देख लेते हैं। समटाइम्स फर्टाइल लैंड इमर्ज, formation of new land areas, valuable minerals also come upon the surface, lakes are formed in low lying areas due to earthquakes। कभी कभी उपजाऊ भूमि आपकी उभर के ऊपर आ जाती है ना। जैसे मान लीजिए भूकंप आया तो धरती आपकी फटी, या धरती फटी क्या मतलब ऊपर नीचे हो गई। जैसे खेत में हल चलाया जाता है तो नीचे की जो उपजाऊ गीली मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है, ऊपर की सूखी मिट्टी आपकी नीचे हो जाती है ना। तो हो सकता है जब भूकंप आता है तो नीचे की जो आपकी गीली मिट्टी होती है या काफ़ी गहराई की गीली मिट्टी होती है जिसमें मिनरल्स आपके ज़्यादा होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और खेती बाड़ी उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड एरियाज, जो नए तरीके का भू आकार का निर्माण हो जाना, भूमि के नए आकार का निर्माण हो जाना, है ना। कहीं आपकी ऊंचाई आ जाना, कहीं गहराई हो जाना। कोई मान लीजिए अगर 100 मीटर का पहाड़ है, वो उपजाऊ है, वहाँ पे लोगों को वहाँ आने जाने में समस्या हो रही है, भगवान ने भूकंप ला दिया, वो पहाड़ी आपका गिर गया, तो लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। थर्ड है आपका वैल्यूएबल मिनरल्स के बारे में। इसमें आपके जो खनिज पदार्थ हैं वो धरातल पे आ जाते हैं। हमने पहले ही बताया था कि भूकंप में भी ऐसा होता है और ज्वालामुखी में भी ऐसा होता है, क्योंकि सारे आपके मिनरल्स आपकी धरती के नीचे ही पाए जाते हैं। तो भूकंप आया, धरती ऊपर नीचे हो गई, सरफेस आपका, तो नीचे का जो एरिया है वो बाहर आ गया, तो मिनरल्स भी हमको मिल गए। लास्ट है आपका इसमें नीचे हो जाने वाले भूभाग पर आपका झीलों का भी निर्माण हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब earthquake आया, कहीं पे आपका काफ़ी लंबा गड्ढा बन गया, है ना, काफ़ी लंबे एरिया में गड्ढा बन गया, तो वहाँ पे पानी बरसा, तो पानी बरसने के बाद वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, तो नेचुरल झील मिल गई लोगों को। अब भूकंप से जो हानियाँ होती हैं उसको देख लेते हैं। लॉस ऑफ पीपल एंड एनिमल्स, बिल्डिंग्स, रेलवेज, रोड्स एंड फैक्ट्रीज सफ़र बैडली। इसमें आपकी जनधन की हानि होती है, हम आप मर जाते हैं, पशु पक्षी मर जाते हैं, जो हमारे द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स हैं, रेलवेज़ हैं, उनका नुकसान होता है, बिल्डिंग गिर जाती है, रेलवेज़ आपके पटरियाँ आपकी उखड़ जाती हैं, ब्रिजेस गिर जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, रोड्स उखड़ जाती हैं, कारखाने आपके टूट के गिर जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं या उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है। तो इससे आपकी जो ज़िंदगी होती है ना वो कुछ टाइम के लिए रुक जाती है और पिछड़ भी जाती है। सेकंड है आपका कि जब भूकंप आता है कि तो नदियों का जो मार्ग होता है वो अवरुद्ध होने के कारण भयानक बाढ़ आ जाती है। जैसे आपका उत्तराखंड वाला जो आपने देखा होगा, केरल में आपने जो बाढ़ आई थी उसमें देखा होगा, अभी आंध्र प्रदेश और हैदरा में जो बाढ़ आई थी उसमें देखा होगा कि अब जैसे मान लो भूकंप आया तो उसमें जो मान लीजिए नदियां हैं उनका जो
पहले से तय आपका जो मार्ग है उसमें अवरुद्ध हो जाता है, वो नदियाँ कहीं की कहीं चलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से आपका भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ जाता है। समुद्र में आपकी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं जिससे हम सुनामी कहते हैं। आपने सुनामी देखी होगी, जापान में आपको सुनामी आई थी, उसका कहर हमको भारत में भी महसूस हुआ था। भारत के तटीय इलाकों में भी सुनामी का काफ़ी असर देखा गया था। हालांकि जापान इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड था, श्रीलंका में भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया था, है ना। भूखंडों में आपके दरार पड़ जाती हैं, कई फर्टाइल एरिया ऐसे होते हैं जो नीचे धंस जाते हैं, उसमें काफ़ी लंबी दरार पड़ जाती है, ये सारा भी नुकसान आपका होता है। जापान में आपका 2008 में मे बी, हाँ 2008 की बात है, वहाँ पे 9.1 या 9.2 का आपका रिएक्टर स्केल पे भूकंप आया था। उसकी वजह से, उस भूकंप की वजह से धरती अब जिस धुरी पे चक्कर लगाती है, एक तो धरती सूरज के चक्कर लगाती है, दूसरा वो अपने धुरी पे घूमती है, जहाँ पे सिचुएटेड है उसी जगह पे वो चक्कर लगाती है, जिससे आपका दिन और रात होता है। तो हम जिस देशांतर में झुके हुए हैं, 23.24 या 3.4 पे हम झुके हुए हैं, 23.12 पे झुके हुए हैं, तो वो झुकाव थोड़ा सा बढ़ गया था उस वजह से। जब जापान का भूकंप आया था 2008 में ही आया था, उससे पहले आया था, मुझे डेट अच्छे से याद नहीं है। तो उसकी वजह से धरती अपने धुरी से हिल गई थी, बहुत कम ही मात्रा में हिली थी, लेकिन इतना हैवी भूकंप था कि हिल गई थी। ये भी एक नुकसान है। चलिए चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस।